जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है बुद्ध से युद्ध के राह पर चला जापान, रेलगन का किया सफल परीक्षण। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये रेलगन क्या होता है और बुद्ध से युद्ध के राह पर आखिर जापान का चलने का वजह क्या है। आखिर वह कौन सा वजह है कि जो कभी बुद्ध अर्थात शांति के राह पर चलने वाला जापान आज जो है वो युद्ध के राह पर चल पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये न्यूज है कि जापान का साइलेंट किलर पहली बार सबसे खतरनाक हथियार की टेस्टिंग बिना आवाज दुश्मन को देता है मौत। तो दोस्तों, आज जो ये न्यूज जो देख रहे हैं वो चर्चा हम लोग कर रहे हैं रेलगन का, कि जापान ने सबसे आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक हथियार का परीक्षण किया है जिसका नाम है रेलगन। तो सबसे पहले सवाल आता है दोस्तों कि ये रेलगन क्या होता है। दोस्तों, रेलगन के बारे में समझे तो रेलगन एक प्रकार का बंदूक है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। अर्थात रेलगन एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का बंदूक है जिससे क्या होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ये हवा में ही मार गिराता है। तो यही क्या कहलाता है, रेलगन। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसका जो स्पीड होता है 96, अर्थात इसका स्पीड की बात करें तो 9656 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात आप सभी को मालूम है कि वायुयान तथा किसी भी मिसाइल की जो गति होती है वो मैक में मापी जाती है। अर्थात अगर इसे मैक में बदले तो लगभग इसका जो स्पीड है 6.5 मैक। अर्थात मैक क्या होता है कि ध्वनि की चाल से, मैक में अगर किसी चीज को माप रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि की चाल से ये लगभग 6.5 गुना तेजी से ये क्या करती है, गति करती है। तो ये इस मिसाइल का क्या हो गया, गति हो गया। अगर और विशेषता की बात करें तो ये जो रेलगन जापान के द्वारा इस जो परीक्षण किया गया है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार यानी विद्युत चुंबकीय हथियार है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के गोले बारूद की जरूरत नहीं होती है। इसमें लगभग 320 ग्राम का एक क्या होता है, स्टील की गोली होती है और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फेंकता है। अर्थात इससे क्या होता है कि यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से, आप सभी को मालूम है कि कोई अगर मिसाइल अगर हवा में जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सभी के द्वारा क्या लगाया जाता है, एक मतलब सिस्टम लगाया जाता है जो दुश्मन के हथियार को, मिसाइल को आसानी से जो चेक कर पाता है तथा उसके बदले में उसको क्या कर सकता है, मार गिराया जा सकता है। लेकिन यह जो मिसाइल है जिसका परीक्षण जापान के द्वारा किया गया है यह बहुत आसानी से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में डिटेक्ट होगा ही नहीं। अर्थात इसे हम लोग कहेंगे कि इसे डिटेक्ट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है और इसकी गति जो होती है हाइपरसोनिक से भी तेज चलता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जापान के द्वारा जो समुद्र में पहली बार परीक्षण किया गया रेलगन, ये रेलगन की विशेषता क्या है, ये तो आप लोगों ने जान लिया। अर्थात इस तरह से आप देखोगे तो जापान पूरे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने रेलगन का टेस्ट जो है किसी युद्धपोत से किया है। अभी तक कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश इस प्रकार के रेलगन का परीक्षण किसी भी युद्धपोत से नहीं किया था। अब यहाँ सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जापान एक विकसित देश है। आप सभी को मालूम है जापान क्या है, तो जापान एक विकसित देश है। जापान एक विकसित देश होते हुए भी आज तक किसी भी बड़े हथियार का परीक्षण क्यों नहीं करता। तो इसका जवाब जो आज हम लोग को जानना है वो इतिहास के पृष्ठभूमि से जानना होगा और जिसके बारे में ही हम लोग ने ये टाइटल देखा कि बुद्ध से युद्ध के राह पर चला जापान। तो अब आपको ये समझना है कि आखिर ये जापान जो है क्या शुरुआत से ही बुद्ध अर्थात शांति के रास्ते पे है। तो जी नहीं दोस्तों, ये पहले युद्ध के ही रास्ते पर था, फिर आ गया बुद्ध के रास्ते पर। अब ऐसा क्या हुआ कि फिर वो जो है शांति के स्थान पे अब वो युद्ध नीति को अपना रहा है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जापान जो है सबसे पहले बुद्ध के राह पर कैसे चला गया। जो कभी युद्ध के राह पर था वो कभी बुद्ध के राह पे कैसे चला गया। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है दूसरा वर्ल्ड वॉर से। आप सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के दौरान। इस दौरान जापान क्या है, इसके पहले अगर दूसरा विश्व युद्ध के पहले की बात करें
तो पूरा जो जापान था वो सभी शक्तिशाली देशों में से एक, यानी अगर कोई शक्तिशाली देश है तो उस एक देश में जापान का भी नाम आता था। उस समय वह क्या करता था कि दूसरे देश पर आक्रमण करता था और दूसरे देशों का उसका काम क्या था, गुलाम करना। यहाँ तक कि अगर इसका आप रवैया देखोगे तो उस दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये जापान जो है दूसरे देशों को, देखो यहाँ जो रेड कलर में प्योर दिख रहा है ये जापान का टेरिटरी है, यानी कि जापान क्या किया था कि इस पे आक्रमण करके और अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इतना ही नहीं, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करना, रेप करना इत्यादि जैसा ये जघन्य अपराध यहाँ की सैनिकों के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1945 में क्या हुआ, आप सभी को मालूम है कि इस जापान के दो प्रमुख शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर बम गिराया जाता है, जिससे जापान में कितना तबाही हुआ था वो आज तक, वो तबाही को आज तक महसूस कर रहा है। तो जब ये क्या हुआ कि बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो क्या हुआ कि जापान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब जापान के द्वारा जब नुकसान हुआ तो अंत में क्या हुआ उसके बाद कि जापान के द्वारा जो है, जापान का जो सेना था उसके द्वारा सरेंडर कर दिया गया। और जैसे ही सरेंडर किया गया तो इस सरेंडर करने के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर की क्या हो गई, तो समाप्ति मानी जाती है। यानी कि जापान का सरेंडर करना और दूसरा विश्व युद्ध का क्या होना, समाप्ति होना। जब दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ, जापान सरेंडर किया, तब जो है जो जापान का जो वहां की सेना, वहां की सैन्य की जो जिम्मेवारी था, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी था वो किसके हाथों आ गया, तो यूएसए यानी अमेरिका के हाथों आ गया। अर्थात जब जापान जो है क्या किया कि जापान की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका को मिला, तो जापान क्या किया, जापान के पास भी तो अपनी सेना थी, तो वो अपनी सेना को क्या करता है, अपनी सेना को भंग कर दिया उसी वक्त। और उस वक्त जो है, जो कभी युद्ध के रास्ता था, युद्ध के रास्ते से वो किस रास्ते पे निकल गया, बुद्ध के रास्ते पे, अर्थात जिसका अर्थ होता है शांति। तो ये कब हुआ था, ये जापान के द्वारा सरेंडर करने के बाद। अब अभी तक के आपके मन में सवाल आएगा, क्या जापान के पास अपनी कोई सेना नहीं है? जी नहीं दोस्तों, जापान अपनी कोई सेना नहीं रखती। यानी कि जापान की जो सेना है वो किसी दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए नहीं रखती, बल्कि अगर कोई दूसरा देश जापान पे आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी सुरक्षा होनी है। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए जापान अपनी सेना रखती है, जिसका नाम है सेल्फ डिफेंस फोर्स। यानी जापान की जो वर्तमान में जो सेना है उसका नाम है सेल्फ डिफेंस फोर्स। यानी कि ये किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा करने के लिए अभी सेना रखती है। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि दोस्तों कि जापान का बुद्ध के रास्ते पे जाना तो ये सही है, आपको कहानी पता चला होगा कि वो बुद्ध के रास्ते पे क्यों गया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से बुद्ध की रास्ते को त्याग के फिर से युद्ध की रास्ते पे चलने के लिए अग्रसर हो गया है। तो इसका कारण है जापान का विवाद पड़ोसी देशों के साथ है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें, देखिए जापान का ये क्षेत्र हो गया, जापान की अगर बात करें तो जापान एक आइलैंड कंट्री है, अर्थात इसकी कोई भी सीमा, कोई भी स्थलीय सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती है। फिर भी इसका जो है विवाद जो है पड़ोसी देशों के साथ बना रहता है। तो विवाद का प्रमुख आप कारण देखोगे तो दो कारण आपको दिखेंगे। एक कारण देखेंगे आइसलैंड, यानी कि मेन जो जापान के आसपास का जो छोटे छोटे आइलैंड है, वो आइसलैंड के द्वारा, आइलैंड पर क्या होता है कि पड़ोसी देश, खास करके एक रसिया हो गया और दूसरा क्या हो गया चाइना, ये चाइना के द्वारा विवाद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उदाहरण के तौर पे कि किस तरह, एक देखो यहाँ पे ये जापान हो गया और यहाँ एक आइलैंड आपको क्यूराइल आइलैंड दिखेगा, यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड पे इसको रसिया के साथ विवाद हो रहा है। यानी कि रसिया और जापान अपना अपना इस पे आधिपत्य जमाता है, यानी इस क्षेत्र को अपना अपना क्षेत्र बताता है। वही अगर बात करें चाइना के साथ भी कुछ ऐसे इलाके हैं, यहाँ आपको जापान दिखेंगे और छोटे छोटे जो द्वीप है, इस द्वीप पे चाइना और जापान दोनों अपना अपना क्या करता है, दावा ठोकता है। तो पहला तो विवाद समझ में आया कि आइलैंड्स विवाद। और दूसरा जो विवाद है पड़ोसी देशों के साथ, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जापान में अमेरिकी सेना की उपस्थिति। अभी मैंने चर्चा किया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुआ था तो जापान की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी वो अमेरिका का हो गया है। अर्थात आज के डेट में अमेरिका की सेना कहाँ है, तो जापान में। जब अमेरिका की सेना जापान में रहेगी तो ये बात अमेरिका के दुश्मन जो देश है उसको अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात जो जापान का पड़ोसी देश रसिया और चाइना को ये चीज शोभा नहीं देता
खास करके अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो इस चीज से नाखुश है वो उत्तरी कोरिया। अब यहाँ पे आप मैप देखो, ये जापान हो गया, अगर यहाँ कोई सेना रहेगा और यहाँ आपको ऊपर दिखेगा उत्तरी कोरिया, अगर आपको उत्तरी कोरिया यहाँ से दिख रहा है तो उत्तरी कोरिया का अमेरिका के साथ बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत ज्यादा ही दुश्मनी है। अगर ये दुश्मनी है और कोई दुश्मन अगर आपके पड़ोस में आके बैठ जाए तो ये बात तो अच्छा नहीं लगता। तो यही कारण है कि ये जो है विवाद पड़ोसी देशों के साथ क्या रहता है, जापान का बना रहता है। और यही सब वजह के कारण उत्तरी कोरिया आए दिन, देखो यहाँ पे ये जो देश दिख रहा है उत्तरी कोरिया आए दिन क्या करती है, जापान के ऊपर से एक से बढ़कर एक मिसाइल को क्या करती है, परीक्षण करते रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।